नमस्कार दोस्तों। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे 4 जनवरी के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू क्विज पर, जो कि मैं तैयार करता हूं। इन्हें यूपीएससी आईएएस, यूपीपीएससी, आपके जितने भी पीएससी एग्जाम्स हैं उनको देखते हुए डेली के 5 क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, सिर्फ उन्हीं पर बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नियम है, आपको सबसे पहले सबसे खुद ट्राई करना है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को सुनना है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक रखने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, सवाल पहले तो समझ में आना चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन ये है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा जिसको कि जिला स्तर पर, है ना, सुशासन सूचकांक, मतलब आप समझ रहे। देखिए, अभी तक सुशासन सूचकांक कैसा होता था, स्टेट वाइज होता था। ठीक है, स्टेट वाइज होता था। अब चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश में हो, चाहे वो हमारे राज्य में हो, सब में अभी तक राज्य के हिसाब से हम उसे सूचकांक निकालते थे। आप सबको पता है कि सूचकांक इंडेक्स निकलता है 25 दिसंबर, है ना। 25 दिसंबर 2021 से इसको चालू किया गया है। लेकिन अभी सुशासन जिला की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर पूरे भारत में भी, स्टेट में भी नहीं, सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश में। तो वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जिला में सुशासन सूचकांक रखने की पहल शुरू की जा रही है, वहाँ कहाँ पर निर्णय लिया गया है ऐसा। तो क्या वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, या फिर आपका जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। और इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर दोस्तों। यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जहाँ पर जिले को, है ना, जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक निकाला जाएगा। ठीक है, ये क्यों किया जाएगा? ताकि उसके जिलों में प्रशासन की व्यवस्था सुधर जाए, लोक शिकायत का विभाग सुधर जाए। समझ गए? और ये सूचकांक, देखिए, जब सूचकांक निकाला जाता है, इंडेक्स निकाला जाता है, तो कुछ पॉइंट्स तो होते होंगे ना जिन पे हम तय करेंगे कि भाई यहाँ का शासन बहुत अच्छा है, तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट तय किए होंगे। तो इन्होंने टोटल 58 पॉइंट तय किए हैं। अगर 58 पॉइंट अगर सही होंगे, जितने सही होते जाएंगे उतनी अच्छी इंडेक्स इनकी होती जाएगी हर जिले की। तो हर जिले को 58 पॉइंट पे देखा जाएगा। ठीक है, और हर जिले को 58 पॉइंट ही नहीं होते, 58 पॉइंट जो है ये 10 सेक्टर में बटे हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, है ना। अब वो 10 सेक्टर कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, है ना, क्या मतलब है इसका? जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक रखने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया है। आप सबको पता है कि सूचकांक जो है, जिला सुशासन सूचकांक 25 दिसंबर 2021 को प्रारंभ किए गए सुशासन सूचकांक 2021 पर आधारित है। समझ गए ना? ये 25 दिसंबर 2021 को आपने जो सुशासन सूचकांक शुरू किया था 2021 में, अभी उसी पर आधारित है जिला सुशासन सूचकांक। ठीक है, इसीलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, ये 10 सेक्टरों में वितरित है, डिवाइडेड है। और 10 सेक्टरों में डिवाइड होने के बाद 58 संकेतकों के साथ, है ना, मतलब 10 सेक्टर 58 संकेतकों के साथ बटे हुए हैं। और 58 संकेतकों पे इन 10 सेक्टर, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में 10 सेक्टर को देखा जाएगा, और उन 10 सेक्टर को चेक करने के लिए 58 पॉइंट है। समझ गए आप मेरी बात? तो इस तरह से ये इसे देखेंगे। ठीक, अब ये 10 सेक्टर कौन से होते हैं आप वो समझ लीजिए। कि देखिए, 10 सेक्टर मतलब जैसे कि हो गए कृषि, है ना, कृषि संबद्ध क्षेत्र हो गया, जैसे कि वाणिज्य, कृषि संबद्ध क्षेत्र हो गया, वाणिज्य उद्योग हो गया, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उपयोगिताएं, आर्थिक शासन, भाई कैसा इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कल्याण एवं विकास, भाई डेवलपमेंट की क्या स्थिति है, सार्वजनिक सोशल क्या कहते हैं, सेफ्टी, है ना, जस्टिस, वहाँ के सिटीज़न पर आधारित नियम बनते नहीं बनते। तो हर जिले में इन 10 क्षेत्रों में बटेगी चीज़ें, और 58 पॉइंट पर जो है निर्णय लिया जाएगा, और तब हम उस जिले की रैंकिंग करेंगे गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर होगी बात? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला है जहां पर जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक निकाला गया है, निर्णय लिया गया है। 10 क्षेत्रों में बटा है और 58 संकेतकों में। इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में अमेरिका ने अमेरिकी अफ्रीकी ट्रेड एग्रीमेंट, देखिए, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड का मतलब व्यापार, तो अमेरिका अफ्रीका के बीच में ट्रेड का जो व्यापार था ना, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सन 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने ये ट्रेड शुरू किया था। ठीक है, उन्होंने एक एक्ट के तहत ये ट्रेड शुरू किया था, है ना। तो याद रखिएगा, बिल क्लिंटन ने शुरू किया था, 2000 में शुरू किया था, और अमेरिकी अफ्रीकी ट्रेड एग्रीमेंट शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब ये तो होगी बात कि कब किसने शुरू किया।
अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि अमेरिका ने अमेरिकी अफ्रीकी ट्रेड एग्रीमेंट से जिन देशों को बाहर निकाला है। अब क्या हुआ है कि भाई अमेरिका और अफ्रीका का ट्रेड है, ये अमेरिका है तो ये अफ्रीका है। अगर इनके बीच में ट्रेड है तो ट्रेड में कुछ कंपनियां हिस्सेदार, सॉरी कंट्रीज हिस्सेदार होती हैं। ठीक है, तो अब अमेरिका ने अगर ये शुरू किया तो अमेरिका के पास ही पावर है कि किस देश को वो रखेगा इस एग्रीमेंट में। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, तो किस किस को रखेगा और किस किस को निकालेगा। भाई निकालेगा कब, जब कोई उल्लंघन कर देगा, ट्रेड के कुछ नियम होंगे, व्यापार के कुछ नियम होंगे, अगर उन नियमों का उल्लंघन हो रहा होगा तो बनी बात है वो निकालने का हक रखता है। तो जिन देशों को बाहर निकाला है उसमें से निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा देश नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए, मतलब ये हुआ कि इनमें से 4 ऑप्शन है ना, इनमें से 3 को निकाला गया है। आपसे पूछा गया किसको नहीं निकाला गया है। ठीक है, तो आपको वो आंसर बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर डी है दोस्तों, सोमालिया को नहीं निकाला गया है ना। ये अभी भी इस ट्रेड एग्रीमेंट में है, ये अफ्रीका का ऐसा देश है जो अभी भी है। ये है शुरू के 3 जिनको निकाल दिया गया है। ठीक है, इन्होंने जो है कुछ ना कुछ गलती की है। तो आपको थोड़ा समझा देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी। किसने शुरू किया था इस एक्ट को? एक्ट का नाम समझ लीजिए पहले तो, क्या है, द अफ्रीकन ग्रोथ। देख रहे हो किसका ग्रोथ है ये? अफ्रीका ग्रोथ और उनके लिए अपॉर्चुनिटी का एक्ट है ये। ठीक है, व्यापार वरीयता क्रम यानी कि प्रेफरेंस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है। किन किन को बाहर कर दिया गया भैया? आपने देखा, माली, गिनी, इथियोपिया। ठीक है, इन देशों को बाहर कर दिया है। 2000 में बना था, बिल क्लिंटन इसे लेकर के आए थे जब वो राष्ट्रपति थे। इस एक्ट के सिद्धांतों का उल्लंघन न करने पर इनको बाहर निकाला दिया जाएगा। ठीक है, 2020 में 38 देश अमेरिका के इस ट्रेड प्रोग्राम के तहत शामिल थे। कितने थे 2020 में? 2020 में 38। ठीक है, अब देखिए होगा क्या इससे, मनी माता कुछ फ़ायदा होगा अफ्रीका के देशों के लिए, ग्रोथ है ना, क्योंकि वो गरीब ज़्यादा हैं बेचारे, तो उनकी ग्रोथ के लिए बिल क्लिंटन ने इसे शुरू किया था। तो होता क्या वो सुनिए। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रोग्राम के तहत दूसरे देशों को, मतलब अमेरिका जिनसे ट्रेड कर रहा है, मतलब अफ्रीका के जो देश हैं उनकी बात कर रहे हैं, अमेरिका से आयात करों में छूट मिल जाती है, शुल्कों में छूट मिल जाती है। ठीक है, लेकिन बदले में आप कुछ तो चाहिए होगा अमेरिका को। तो अमेरिका क्या मांगता है भाई? अमेरिका इन गरीब देशों से कुछ नहीं मांग सकता, वो तो बल्कि दे रहा है इनको। देख नहीं रहा, छूट दे रहा ही दे रहा। तो उसको क्या चाहिए होता है? उसको ये चाहिए होता है बदले में राष्ट्रों को मानव अधिकार संरक्षण की। भाई देखो, हम आपकी अगर मदद कर रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, व्यापार करने के लिए हर चीज़ में छूट दे रहे हैं, तो आप हमको इस ट्रेड के बदले सिर्फ इतना करो कि आपके यहाँ मानवता बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी हो। तो अब मानवता बनी रहने के लिए नियम चाहिए, संविधान चाहिए। समझ गए होंगे आप सभी मेरी बात, है ना। वहाँ पर गुड, ये देखो, सुशासन होना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं हो कि कोई तानाशाह खड़ा हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। और कामगारों की सुरक्षा के प्रति, अब जितने भी कामगार वहाँ पे होते हैं, है ना, उनकी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की अपेक्षा अमेरिका द्वारा की जाती है। समझ गए ना, अमेरिका क्या अपेक्षा करता है इनसे कि भैया आप उनकी सुरक्षा करोगे, जो भी कामगार हैं आपके यहाँ, अच्छा सुशासन दिखाओगे और मानव का संरक्षण करोगे, उनके अधिकारों का संरक्षण करोगे आप। ठीक है, बस यही करना होता है, बाकी सब छूट ये इनको देते रहते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न 3 कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो हमारा मंत्रालय है भारत का, हाल ही में राष्ट्रीय वायु खेल नीति ये लेकर के आए हैं, यानी कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, NASP, ठीक है, का प्रारूप जारी किया गया है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे एयर स्पोर्ट्स मतलब हवा में जितने खेल हो सकते हैं ना, उसकी बात हो रही है। अब है क्या दोस्तों, देखो ज़मीन स्तर पे तो हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि भाई हवा में भी हमारे हम मतलब इंडिया जो है उनमें शुमार हो जाए, उन देशों में जो एयर स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे हैं। ठीक है, इसलिए ये पॉलिसी लाई गई है। अब क्या है यहाँ पर लिखा है अगला पॉइंट कि इसका विजन 2025 तक भारत को शीर्ष वायु खेल देशों में इससे एक बनाना है। मतलब कि ये जो हम लेकर के आए हैं राष्ट्रीय वायु खेल नीति, क्या इसका लक्ष्य ये है कि 2025 तक हम शीर्ष वायु खेल देशों में आना चाहते हैं, है ना। तो अब एक या दो में से कौन सा पॉइंट सही है, कि दोनों के दोनों सही है, तो आपको बताना है केवल एक, केवल दो, या एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही कौन सा, गलत कौन सा? तो दोस्तों याद रखिए, इसमें जो है पहला वाला ही सही है ना। दूसरा वाला, क्योंकि सत्य ढूंढने थे ना कौन से कथन सही है, तो बस पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि इसका विजन 2025 तक शीर्ष वायु खेल देशों में नहीं लाना है, ये 2030 तक लाना है ना। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत जो है शीर्ष उन देशों में आ जाएगा जो एयर स्पोर्ट्स में माहिर देश हैं। समझ गए? ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि भाई कौन कौन से एयर स्पोर्ट्स इसमें होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ना,
एसपी नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 में एरोबेटिक्स होगा ही होगा, एरो मॉडलिंग हो गई, एमेच्योर बिल्ट हो गया, प्रायोगिक विमान, बैलूनिंग, ड्रोन, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रो लाइटिंग, पैरा मोटरिंग हो गई, स्काई डाइविंग तो होनी थी, विंटेज विमान, ये सब हो गए। ठीक है, और ये देखिए 2030 तक ये रखा गया है विजन कि हम वहाँ रहेंगे। ठीक है, उद्देश्य भारत में एक सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ, सुखद, टिकाऊ वायु खेल परितंत्र प्रदान करना, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, और अब देखिए, अब आपको ये तो पता होगा कि जब इतना बड़ा काम हो रहा होता है तो क्या भारत ही उठ के आया? नहीं, अगर इतने सारे देश हैं जो एयर स्पोर्ट्स में आगे बढ़े हैं, तो बनी बात है कोई ना कोई एक बहुत बड़ी संस्था होगी जो पूरे विश्व में एयर स्पोर्ट्स के मानक तय करती होगी, नियम निर्देश सब तय करती होगी खेलों के। तो वो कौन है? तो पूरे विश्व में जो है उसका ही नाम ये रहा, आपके सामने लिखा है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ, ये तो इंडिया का हो गया, सॉरी, जो पूरे विश्व का है वो ये रहा, फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल। इसका स्विट्जरलैंड में है भाई। देखिए, अब आपको इस संस्था का जो जो एसएससी वाले हैं मेरे दोस्तों, वो ध्यान सुनेंगे, आपको इसका मुख्यालय याद रखना है, क्योंकि अब ये हाईलाइट हो गया। ये नहीं कि आप लूसेंट से सारे ही मुख्यालय याद करते फिरें, ठीक है, आपको याद अच्छी बात है, लेकिन अब आपको फोकस कहाँ पर होना है कि भाई इस मुख्यालय को बहुत उठाया गया है, क्योंकि इनके ऊपर पॉलिसी आ रही, तो मतलब ये मुख्यालय मेरे लिए नया हो गया। तो ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अब आप सिर्फ स्विट्जरलैंड भी याद मत रखो, आप तो लुसाने भी याद रखो। ठीक है, तो याद रखेंगे तो फेडरेशन एरोनॉटिक, और फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। बोलते AFI हैं लेकिन लिखते इस तरह से हैं, पहले फेडरेशन बोलते हैं, फिर एरोनॉटिक, फिर इंटरनेशनल। क्लियर होगी बात, है ना? तो जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। वायु खेलों के लिए यही है विश्व शासी निकाय है ना? विश्व शासी मतलब समझ रहे हो, विश्व गवर्नमेंट करता है, मतलब ये पूरे मतलब कंट्रोल करता है इसको। भारत में सभी प्रतियोगिताएं AFI मतलब इन्हीं के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित होगी, करना पड़ेगा अगर लाइसेंस बने रहना है और आगे बढ़ना है तो। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस कॉर्पोरेशंस एसोसिएशंस का एडवोकेट ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। एक अवार्ड आपको दे रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूँ? यूनाइटेड नेशंस की बात होती है, UN कॉरपोरेशन एसोसिएशन, है ना, UNCA का एडवोकेट ऑफ द ईयर। भाई एडवोकेट ऑफ द ईयर, यहीं पर कंफ्यूजन होता है दोस्तों। कई बार तो ये पूछ लेंगे कि एडवोकेट ऑफ द ईयर, ये जो UNCA का एडवोकेट ऑफ द ईयर है किसको देते हैं? तो वकील लगेगा आपको, गलत जवाब। वकीलों के लिए अवार्ड नहीं बना है, ये अवार्ड बनाया गया है उन उत्कृष्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों को देने के लिए जिन्होंने एक नंबर की पत्रकारिता की है। तो 2021 देख रहे हो, पूरे साल का निकलता है ये, तो इस तरह से 2022 का भी निकलेगा दिसंबर में। अभी 2021 का दिसंबर में किसको दिया गया है? तो याद रखेंगे पद्मा लक्ष्मी को दिया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा पद्मा लक्ष्मी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि देखिए, भारत की अमेरिकी टेलीविज़न हस्ती हैं जो पद्मा लक्ष्मी है, वो लेखिका भी हैं और वो फूड एक्सपर्ट भी हैं, समझ गए। और यही देखिए, इतना ही नहीं है, वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, है ना, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर भी हैं भैया। UNDP की गुडविल एम्बेसडर भी हैं वो। और यूनाइटेड नेशंस कॉरपोरेशन और UN की दूसरी संस्था, है ना, यूनाइटेड नेशंस कॉरपोरेशन एसोसिएशन ने उन्हें एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया। ठीक है, UNDP की वो क्या है, गुडविल एम्बेसडर, और UNCA ने उन्हें क्या दे दिया, एडवोकेट ऑफ द ईयर दे दिया है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे भाई। ये जो है आपका, देखिए UNCA क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो आप बहुत देर सुन रहे हैं, जिसने एडवोकेट ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया जिस संस्था ने, यूनाइटेड नेशंस कॉरपोरेशन एसोसिएशन, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1939 में ये बनी थी। और जिसका मकसद क्या है, मैंने ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है आपको, उत्कृष्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों को सम्मानित कर पत्रकारिता की गुणवत्ता को प्रोत्साहन करना। समझ गया ना? तो लगता है एडवोकेट से जैसे वकीलों को दिया जाता है, पर ये दिया जाता पत्रकारों को है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन है ये करती यही है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पांडु बंदरगाह के बारे में अभी हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा, ये किस राज्य में स्थित, आपको ये बताना है। देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारा जो पूरा भारत है और जो हमारा उत्तर पूर्व भारत है, उसको हम एक चिकन नेक से जोड़ते हैं, क्योंकि ये एक तरह से चिकन दिखता है, तो चिकन नेक से जोड़ते हैं। और चिकन नेक जो है ये आपका सिलीगुड़ी में है ना, सिलीगुड़ी में है। मतलब ये समझ लो आपकी, अगर पूरा उत्तर पूर्व है ना, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जितने भी हमारे राज्य हैं, ये बाकी इंडिया सिर्फ एक ही चिकन नेक से जुड़े। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि अगर कहीं से कहीं को जाने का एक ही रास्ता हो, तो हो सकता है शोषण हो सकता है कि बहुत महंगा पड़ जाए। भाई बनी बात है, अगर एक ही रास्ता होगा तो बहुत दाम भी बहुत होगा, भीड़ भी इतनी होगी, चीज़ें बहुत डिले हो जाएंगी, सब कुछ होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, अब दूसरा रोड नहीं बना सकते तो हमने क्या किया, काम का जल तो है ना,
तो हमने जल मार्ग को विकसित कर दिया है, बस वही है पांडु बंदरगाह, आप समझ जाएंगे। और ये कहाँ है भैया, ये असम में है, ठीक है, याद रखिएगा असम में है पांडु बंदरगाह। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। देखिए किसने किसने तय किया है, शुरू किया है, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग, देख रहे हैं, जलमार्ग तथा आयुष मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है कि हल्दिया आंतरिक जल बंदरगाह, हल्दिया आप सबको पता होगा, जिसने भी पढ़ा है सबने, इतना जीके तो होगा कि हल्दिया आंतरिक जल मार्ग बंदरगाह, आंतरिक समझ रहे हैं, इंटरनल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है और हल्दिया जेटी जल्द शुरू हो जाएगी, ये जल्द शुरू होने वाली है। इस रास्ते से आयात निर्यात और आंतरिक माल का आवागमन असम के गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह के लिए चालू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, असम के गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह, मतलब असम की गुवाहाटी में जो पांडु बंदरगाह है वहाँ के लिए, समझ गए आप। तो हम ये कहाँ से भेज रहे हैं दोस्तों, ये हम जल से भेज रहे हैं, ये जल मार्ग से जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इस तरह राष्ट्रीय जल मार्ग 2 याद रखेंगे, अब इसको भी याद रखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक है आपको ये पता होना चाहिए, के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे असम मेघालय, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है कोलकाता से जुड़ जाएगा, ठीक है। कोलकाता को मालूम है ना, ये बाकी इंडिया और ये पूर्वोत्तर। तो अगर आपने राष्ट्रीय जलमार्ग के, इससे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से अब हमारा असम डायरेक्ट जुड़ गया। अब ये जलमार्ग से जुड़ गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रास्ते से जुड़ा हुआ है, रोड से जुड़ा हुआ है, तो वो सिलीगुड़ी है, ठीक है। कहाँ, ये देखो देखता हूँ, इसकी शुरुआत हो जाने से चिकन नेक जो है हमारा, कौन सा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का विकल्प तैयार हो गया, मतलब उसका ये विकल्प हो गया, दूसरी चॉइस होगी हमारे पास। अब क्या दो चॉइस है हमारे पास, या तो हम पूर्वोत्तर जो राज्य हैं हमारे उनसे हम सिलीगुड़ी से चले जाएं यानी बाय रोड, और नहीं जाना है तो आपके पास कौन सा है, नेशनल वाटर वे 2, राष्ट्रीय जलमार्ग द्वितीय से भी आप जा सकते हैं, मतलब ये जल वाला मार्ग है, ठीक है। तो अब हमारे पास बाय रोड भी है और बाय इससे भी हो गया, ठीक है, पानी से भी हो गया, ठीक है। तो अन्य राज्यों और विदेशों से जो माल है उसका आवागमन सस्ता हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ गए ना, सस्ता क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब आप दो रास्ते हो गए, एक ही था तो बहुत भाई जितना चाहे उतना दाम, भाई दाम तो बढ़ेगा ना, जब एक ही चीज़ होती है दुनिया में, रेयर हो जाती है तो उसका दाम बढ़ता है, उसका प्राइस बढ़ता है। तो उसका जब हम एक और विकल्प तैयार कर देते हैं तो फिर उसके सस्ते होने के आसार शुरू हो जाते हैं। समझ गए होंगे आप सभी के सभी। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर, कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और बस यूं ही मैं इसे लाता रहूँगा और आप बस सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने बहुत सारे नोटिफिकेशंस ऑलरेडी ला दिए हैं। मैंने इसके देखिए, मैंने आपको ये भी बता दिया इसमें कि जो यूपीएससी का पेपर हुआ था अभी 7 जनवरी को, है ना, ये यूपीएससी मेंस का है 2021, यूपीएससी मेंस है 2021 का है, पहला पेपर हुआ है जो ऐसे का पेपर था। इसमें सबसे खतरनाक बात देखी, जानते क्या हुआ है, 8 के 8 टॉपिक, जो ऐसे के टॉपिक होते हैं 8 के 8, वो अलग अलग से होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और भी बहुत सारे, सोशल, है ना, दर्शन शास्त्र, किसी से भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, 8 के 8 टॉपिक ऐसे में दर्शन शास्त्र से रखे गए, तो बहुत लोग तो हैरान है इस बात से, है ना, बहुत लोग हैरान है। तो वो वीडियो मैंने डाला हुआ है, इसी तरह का आपको बैनर दिखेगा, आप वो भी देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया नोटिफिकेशन से बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, इनके लास्ट डेट आने वाली, इनको देख लीजिए, इनकी मैंने वीडियो डाला है, जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही है। मैंने एसबीआई रिक्रूटमेंट के बारे में भी बता के रखा है, एसबीआई की भी भर्तियाँ खुली हुई हैं, प्रसार भारती में डीडी किसान की भर्तियाँ खुली हुई हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय में भी भैया सब डिविजनल ऑफिसर की भर्ती खुली हुई है। तो ये सब जाइए, चेक करिए, देखिए दोस्तों, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, इसके चाहे रोल नंबर हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट कब खुल रहा है, पेपर कैसा आया है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे सब बता दूंगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है कि भटकाव बहुत है, भटकाव बहुत है, लोग लगे हुए हैं भटकाने में आपको, लेकिन मैं ये नहीं मानता, मुझे ये लगता है कि इंसान के पास सही चीज़ें पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, है ना, बस आप मुझसे जुड़े रहो, आप बाकी मुझ पर छोड़ दो, ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।